न्याय अन्याय। कुंडी खड़कने की आवाज सुनकर निम्मी ने दरवाजा खोला। जी कहिए, निम्मी ने बाहर खड़े 2 लड़कों को नमस्ते करते हुए कहा। जी, हम आपके मोहल्ले से ही हैं। आपको राशन की जरूरत तो नहीं? उनमें से एक ने निम्मी से कहा। जी शुक्रिया, अभी घर में राशन है, निम्मी ने जवाब दिया। ठीक है, जब भी जरूरत होगी तो इस मोबाइल नंबर पर फोन करना। उनमें से एक बड़ी मूंछों वाले लड़के ने निम्मी को एक कागज पर मोबाइल नंबर लिख कर देते हुए कहा। लॉकडाउन का 3रा दिन था। पूरा शहर एक उदासी और सन्नाटे की ओर बढ़ रहा था। किसी को नहीं पता था कि कब बाजार खुलेगा, कब घर से बाहर निकल सकेंगे और कब हालात सही होंगे। निम्मी का पति अमर किसी काम से दूसरे शहर गया हुआ था कि अचानक से ये कर्फ्यू से हालात हो गए। निम्मी की शादी को अभी साल भर भी नहीं हुआ था। निम्मी बहुत खूबसूरत थी। न जाने कितने नौजवान निम्मी को किसी न किसी तरह पाना चाहते थे। ये तालाबंदी भी निम्मी की जिंदगी में घोर अंधेरा लेकर आई थी। उसे अमर से मिलने की उम्मीद दिखने लगी थी कि लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया। एक और राशन खत्म हो रहा था तो वहीं दूसरी ओर अमर के खेत में गेहूं की खड़ी फसल। अब कौन फसल को काटे और कौन मंडी ले जाए? निम्मी सोच ही रही थी कि अमर का फोन आया। निम्मी, मुझे तो अभी वहाँ आना मुमकिन नहीं, जान पड़ता। खेत का क्या हाल है? तुम गई क्या किसी दिन? बस एक दिन गई थी, फसल पक चुकी है, पर अमर अब ये कटेगी कैसे? मजदूर भी नहीं मिल रहे इस वक्त यहाँ, निम्मी ने बताया। कुछ देर इधर उधर की बात करके निम्मी ने फोन रख दिया। तभी उसके दरवाजे पर किसी ने आवाज दी, अमर बाहर आना। मोहल्ले के धनी सेठ की आवाज सुनकर निम्मी बाहर आई। अमर को बुलाओ तो बाहर। उससे कहो अगर गेहूं की फसल जल्दी नहीं काटी तो सारी खराब हो जाएगी। जी, वे तो शहर से बाहर गए थे किसी काम से और तालाबंदी के चलते वहीं फंस गए, निम्मी ने बताया। हालांकि धनी सेठ अच्छी तरह से जानता था कि अमर घर पर नहीं है, फिर भी अनजान बनने की अदाकारी बखूबी कर रहा था। लेकिन अगर फसल नहीं कटेगी तो भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जी जरूर, जरूरत हुई तो आपके पास आकर कह दूंगी। वैसे इतनी खेती तो है नहीं कि मंडी तक पहुंचाई जाए। हमारा ही गुजर होने लायक अनाज होता है, निम्मी ने हाथ जोड़कर कहा। धनी सेठ कई सवाल लेकर जा रहा था कि निम्मी मुझे बुलाएगी या नहीं, क्या कभी निम्मी के साथ गुफ्तगू मुमकिन है। वो खुद से ही बोलते जा रहा था कि पुजारी से सामना हो गया। प्रणाम पुजारी जी, कैसे हैं आप? धनी सेठ पुजारी से बोला। चिरंजीवी रहो धनी सेठ, तरक्की तुम्हारे कदम चूमे, दोनों हाथों से आशीष देते हुए पुजारी ने कहा। इस दोपहरी में कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं? धनी सेठ ने पुजारी से पूछा। पुजारी ने सकपकाते हुए जवाब दिया, बस एक यजमान के घर से आ रहा हूँ, तो सोचा थोड़ा नदी किनारे टहलाऊं। अच्छा नमस्ते कहकर धनी सेठ आगे बढ़ गया। इधर निम्मी ने अमर को फोन पर धनी सेठ के प्रस्ताव के बारे में बताया तो अमर ने साफ इनकार करने को कहा, क्योंकि वो उसे अच्छी तरह जानता था और इस सहयोग के पीछे की मंशा पर भी उसे शक था। निम्मी ने फोन रखा ही था कि किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। निम्मी ने दरवाजा खोलकर सामने खड़े पुजारी को प्रणाम किया। पुजारी ने भी धनी सेठ की तरह हमदर्दी और सहयोग का प्रस्ताव दिया। इसी तरह हेडमास्टर किशोर कश्यप ने भी सहयोग का प्रस्ताव निम्मी के सामने रखा। निम्मी असमंजस में थी। एक ओर उसकी शुगर की दवा खत्म हो रही थी, वहीं दूसरी ओर राशन भी खत्म होने को था। अगले दिन मुंह पर चुन्नी लपेटे निम्मी मोहल्ले की दुकान तक गई। वहां से जरूरी सामान लेकर वो वापस आ रही थी कि सामने से उसी मूंछ वाले लड़के ने उसे पहचान लिया। उसका नाम अनूप शुक्ला था। उसने निम्मी से कहा, अरे निम्मी जी, आपको किसी चीज की जरूरत थी तो मुझे से कहती, आप क्यों इस धूप में बाहर निकली? जी, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, बस टहल भी ली और सामान भी ले लिया। इतना कहकर निम्मी तेजी से घर की ओर बढ़ गई। पर एक परेशानी उसके सामने खड़ी हो गई कि उसकी शुगर की दवा खत्म हो गई और मेडिकल स्टोर बहुत दूर था। तभी निम्मी को अनूप के मोबाइल नंबर वाला कागज भी दिख गया तो उसने उसे फोन कर ही दिया। अनूप ने भी उसे दवा लाकर दे दी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए।
पर गेहूं की फसल का कुछ तो करना था। निम्मी यह सोच ही रही थी कि धनी सेठ और पुजारी कुछ मजदूरों के साथ उसके घर पर आ गए। अब तो संकोच करेगी निम्मी जी, पर हमारा भी तो फर्ज बनता है कि नहीं। मैं कुछ समझी नहीं, निम्मी बोली। इसमें न समझने जैसा क्या है, बस तुम हाँ कह दो तो खेत से गेहूं ले आए। निम्मी कुछ समझती इससे पहले ही उन दोनों ने मजदूरों को खेत में जाने का आदेश दे दिया। निम्मी ने उनको चाय पीने को कह दिया। दोनों चाय पीकर चले गए। उसी शाम धनी सेठ फिर निम्मी के घर आया। तुम ठीक हो ना निम्मी, मेरा मतलब खुश तो हो ना? जी मैं ठीक हूँ। धीरे धीरे सेठ निम्मी की ओर बढ़ने लगा और पास आकर बोला, तुम इतनी खूबसूरत और कमसिन हो। इतना कहकर उसने निम्मी की कमर को अपने आगोश में ले लिया। निम्मी कुछ रोकती या कहती, उसने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे बेहिसाब चूमने लगा। निम्मी रोती, कभी मिन्नत करती, पर जिस्म के भूखे सेठ को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने उसे हर तरीके से भोगा और वहां से चला गया। निम्मी जोर जोर से रो रही थी, पर उसकी चीख सुनने वाला कोई न था। अचानक उसे याद आया कि उसके मोहल्ले का देवेंद्र सिंह पुलिस में नौकरी करता है। किसी तरह निम्मी ने उसका पता लगाया और फोन किया। हेलो, कौन बोल रहा है? देवेंद्र सिंह ने फोन रिसीव करके पूछा। जी मैं आपके ही मोहल्ले से बोल रही हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए, निम्मी ने जवाब दिया। आपको अगर कोई भी परेशानी है तो आप थाने में आकर रिपोर्ट लिखा सकती हैं, देवेंद्र सिंह ने ये कहकर फोन रख दिया। निम्मी ने फिर से फोन किया। हेलो, प्लीज फोन मत काटना, मैं निम्मी बोल रही हूँ, आपके ही मोहल्ले में रहती हूँ। मेरे पति अमर इस वक्त यहाँ नहीं है और मैं मुसीबत में हूँ। अमर का नाम सुनते ही वह निम्मी को पहचान गया। अच्छा, मैं समझा गया, आप चिंता ना करें, मैं शाम को आपके पास आता हूँ। निम्मी अब निश्चिंत थी कि उसे मदद मिल जाएगी और वह धनी सेठ की रिपोर्ट लिखा सकेगी। शाम को देवेंद्र सिंह उसके पास आया। निम्मी ने सारी बात बताई और मदद मांगी। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा, देवेंद्र सिंह ने कहा। चाय पीकर जब वह जाने लगा तो अचानक तेज आंधी और बारिश होने लगी। अब तो देवेंद्र को वहीं रुकना पड़ा। छत पर सूख रहे कपड़े उतारने के लिए निम्मी भागी तो उसकी साड़ी ही उड़ने लगी। देवेंद्र सिंह ने उससे कहा, मैं ले आता हूँ कपड़े, आप बैठ जाए। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इधर देवेंद्र सिंह अपने पर काबू नहीं कर पाया और जो उसकी शिकायत सुनने आया था उसी निम्मी को दबोच बैठा और एक लाचार को अपनी जिस्म की भूख मिटाने को मसलता रहा। उसके जाने के बाद निम्मी मर जाना चाहती थी, पर जहर भी कहां से लाए इस तालाबंदी में। थोड़ी देर में निम्मी को याद आया कि बीती सुबह एक ट्रेन यहाँ से गुजरी थी और उसने सुना था कि श्रमिक ट्रेन इन दिनों चल रही है। उसे अब यही एक रास्ता दिखा। निम्मी ने किसी तरह वह रात काटी और तड़के उठकर घर से चल दी, पास ही पटरियों की ओर। पाँव फटने का समय था और निम्मी बदहवास जा रही थी। सामने से आते पुजारी ने उसे देख लिया। निम्मी पटरी पर लेट गई और ट्रेन की आवाज सुनाई दी। पुजारी ने भागकर उसे पटरी से खींच लिया और समझा बुझाकर घर ले आया। उसने निम्मी की मजबूरी और अकेलेपन का फायदा उठाया और दबोच लिया। निम्मी कुछ समझ पाती, इससे पहले ही उसे लूट लिया गया था। तालाबंदी खत्म होने का आदेश भी जारी हो गया। अब अमर के आने की भी उम्मीद होने लगी। इधर निम्मी अमर की राह देख रही थी, उधर निम्मी के दीवाने दुखी हो रहे थे। निम्मी की मजबूरी का खूब फायदा उठा चुकी ये लोग अभी संतुष्ट नहीं हुए थे। अनूप तो सोचने लगा कि अमर घर आता ही नहीं तो अच्छा था, क्योंकि उसे निम्मी के शरीर की मादक खुशबू से अभी तक मन नहीं भरा था। उसके साथ बिताया हर पल उसे याद आ रहा था। एक शाम जब निम्मी चीनी लेने घर से बाहर निकली तो वह जबरन उसके साथ अंदर आ गया। निम्मी ने उससे घर से बाहर जाने को कहा तो उसने मना कर दिया। निम्मी मदद के लिए चिल्लाने लगी तो उसने उसका मुंह बंद कर दरवाजे की अंदर से कुंडी लगा दी। निम्मी रोती रही, पर उसकी मदद को भला कौन आता। पुलिस पर भरोसा भी कैसे करे। अनूप उसे अपनी हवस की आग में जला रहा था और वह रोए जा रही थी।
तभी वहाँ से कश्यप मास्टर गुजर रहे थे, तो उन्होंने उसकी चीख सुनी तो फौरन घर की ओर मुड़े। क्या हुआ बेटी, क्यों चीख रही हो? दरवाजा खोलो बेटी। बेटी सुनते ही निम्मी को न जाने कैसी ताकत आ गई और उसने अनूप के बालों को खींचकर उसके अंग पर वार कर दिया। अनूप दर्द से चीखने लगा और मौका पाकर निम्मी ने दरवाजा खोल दिया। सामने कश्यप मास्टर खड़े थे, उन्होंने अपना अंगोछा निम्मी को उड़ा दिया। इस बीच अनूप भाग गया। रो मत बेटी, मास्टर साहब उसे दिलासा दे रहे थे। निम्मी रोते रोते मास्टर साहब की गोद में ही सो गई। मास्टर साहब ने अपनी बेटी को बुलाकर निम्मी की देखभाल करने को कहा और चले गए। अगले दिन अमर घर आ गया तो वह बहुत खुश थी। अमर ने देखा कि गेहूं गोदाम में भरे हुए हैं, तो उसने पूछा, निम्मी ये गेहूं किसने काटे? निम्मी ने उत्तर देते हुए कहा, पुजारी और धनी सेठ ने। अमर समझ रहा था कि निम्मी कुछ कहने की कोशिश कर रही है, पर कुछ कह नहीं पा रही। कुछ दिन बीते ही थे कि अमर की तबीयत खराब हो गई। उसे लोगों की मदद से अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके टेस्ट चल रहे थे। इधर निम्मी भी एक रोज चक्कर खाकर गिर पड़ी। पड़ोस की सुधा उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने तुरंत उसे दवा देकर कहा कि घबराने की बात नहीं है, कुछ कमजोरी है। उधर अमर के टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी थी। उसे डॉक्टर ने HIV पॉजिटिव की पुष्टि की तो उसके पैरों के तले से जमीन ही निकल गई। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या किया। वह सोच कर परेशान था। वह जैसे तैसे घर आया तो निम्मी की तबीयत और ज्यादा खराब हो रही थी। उसकी शुगर भी बढ़ रही थी। अमर ने उसे तुरंत दवा दी तो थोड़ा आराम हुआ। इस तरह दिन बीत रहे थे। अमर निम्मी को कैसे बताए ये सोच रहा था। उधर निम्मी परेशान थी कि कैसे बताए कि कैसे उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हुए। अमर ने चुप्पी तोड़ी, निम्मी तुम मुझ पर भरोसा करती हो ना? ये पूछने की जरूरत है अमर। तो सुनो, मेरी HIV पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है। अमर ने एक ही सांस में कह दिया, पर यकीन मानो कि मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। मुझे याद आ रहा है, जब पिछली बार मैं शहर काम से गया था तो एक सैलून में मैंने अपनी दाढ़ी बनवाई थी। क्योंकि मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही थी, इसलिए मैंने ही नाई को जल्दी शेव करने को कहा था। शायद उसने ब्लेड बदला नहीं था। गहरी सांस लेते हुए अमर ने कहा। निम्मी चुप थी, बस आंखों से आंसू बहाए जा रही थी। कुछ देर बाद अचानक उसके चेहरे पर एक जीत की जैसी मुस्कान दौड़ गई। अमर अपनी बीमारी के चलते ही अधमरा हुआ जा रहा था और निम्मी मुस्कुरा रही थी। निम्मी बोली, अभी चलो, मुझे भी ये टेस्ट करवाना है। कल बुलाया है तुमको डॉक्टर ने, अमर ने कहा। दोनों के लिए पूरी रात काटनी मुश्किल हो रही थी। निम्मी ने अमर को सब बता दिया था। दोनों बस रोए जा रहे थे। अगले दिन निम्मी का भी टेस्ट किया गया तो वह भी HIV पॉजिटिव निकली। निम्मी दुखी होने के बजाय खुश थी, पर दोनों के लिए जीना आसान न था। दोनों अपनी मजबूरियों पर रो रहे थे। जैसे तैसे संभलते हुए दोनों घर आए और एक दूसरे को दिलासा दे ही रहे थे कि अनूप, धनी सेठ, पुजारी सब निम्मी के घर आए और अमर का हालचाल पूछने लगे। इन सब को निम्मी ने ही फोन करके बुलाया था। पहले तो अमर को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर जैसे तैसे संभलकर उसने सबको निम्मी का साथ देने के लिए धन्यवाद दिया और निम्मी से चाय बनाने को कहा। अमर और निम्मी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर दोनों ने खुद को संभाल लिया। आप लोगों का मैं जितना भी धन्यवाद करूं कम ही होगा, अमर ने कहा। तो धनी सेठ ने कहा, इसमें धन्यवाद कैसा अमर साहब, हम अगर एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा। जी, कह तो आप सही रहे हैं, पर आप तो हमारे दुख सुख के सचमुच भागीदार हैं और इतना ही नहीं हमारी बीमारी के भी, एक कुटिल हंसी के साथ अमर ने कहा। हम कुछ समझे नहीं, बीमारी के भागीदार कैसे? पुजारी ने चौंकते हुए पूछा। वो घबरा गया था। अमर ने राज खोला तो सबके सब सकपका कर रह गए और एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उधर निम्मी और अमर चैन की सांस ले रहे थे, एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे और कुदरत के इस न्याय को समझने की कोशिश कर रहे थे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं।
यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।